हेलो। अच्छा, वो उधर से आती होगी आवाज। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। बढ़िया। अच्छा। नाउ इट इज ऑन। इट इज ऑन। क्या मीडियम है आपका? मीडियम क्या है आपका? हिंदी। क्या नाम क्या है? सचिन तिवारी। ओके। यूपी पीसीएस है आपका? प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका? आरओ भी दे रहे होंगे? अच्छा। अभी तक कितनी बार दिया है? कोई मेंस लिखा है अभी तक? एक मेंस लिख। अच्छा। अच्छा। ओके ओके ओके। ये बात है। तो अभी जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक टॉपिक हम लोग यूज डिस्कस करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी। राइट। उस टॉपिक की बात यहां पर हम लोग जरा सा डिस्कस करेंगे। तो उसी से रिलेटेड कुछ चीजें पहले थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद। इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है। दो बातें हैं यहाँ पे, इंटरनल की बात हो रही है और सिक्योरिटी की बात हो रही है। तो सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, इंटरनल का मतलब आंतरिक सुरक्षा। लेकिन हमारा जो बेसिकली ये टॉपिक जो है हम डिस्कस किसके रेफरेंस में करेंगे? यूपी के रेफरेंस में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब स्टार्ट करें। अच्छा। तो हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, हमारा टॉपिक रहेगा यूपी के पेपर 5 की बात कर रहे हैं हम लोग। और उसमें एक टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी, और यूपी के रेस्पेक्ट में देखना है। नॉर्मली इंटरनल सिक्योरिटी जो टॉपिक है ये आपका टॉपिक यूपीएससी में भी है। ठीक है। यूपीएससी के अंदर भी आता है। लेकिन जब आप यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी के पेपर एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो आपको इसको यूपी के रेस्पेक्ट में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो इंटरनल सिक्योरिटी कंट्री की हो या स्टेट की हो, कुछ पर्टिकुलर बातें जो होंगी, देयर विल बी सर्टेन थिंग्स जो फिक्स्ड होंगी। ठीक है। व्हाई देयर इज द नीड ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी? टू मेंटेन द पीस एंड हार्मोनी। हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले हम आप बात करेंगे, अगर हम ये कहें कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या कारण होगा, कैसे मैनेज करेंगे, क्या सॉल्यूशन निकाला जाएगा, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि किसी भी, अगर मैं ये कहूं कि ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, और इस स्टेट में कुछ लोग रहते हैं, यहां पर कुछ लोग ऐसे ऐसे करके रह रहे हैं, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब लोग यहां पर रह रहे हैं तो इनका कोई एथनिक कल्चर होगा, कोई इनका रिलीजन होगा, ठीक है, कोई इनका वे ऑफ लाइफ होगा। ठीक। साथ ही साथ क्या होगा, इनकी सबकी नीड्स होंगी, इनकी सबकी अपनी नीड्स होंगी। ठीक है। अब सवाल क्या उठता है कि जब लोग साथ में रहते हैं और कोई स्टेट होता है, तो कभी भी कोई स्टेट इंडिविजुअल स्टेट नहीं होता है। इट मींस उसके आसपास कुछ ना कुछ रहेगा, कुछ ना कुछ मतलब कोई ना कोई स्टेट, कोई ना कोई कंट्री, कोई ना कोई बॉर्डर उसको टच करेगा। वेदर इट कैन बी द बॉर्डर ऑफ द स्टेट, वेदर इट कैन बी द बॉर्डर ऑफ द कंट्री। इफ वी टॉक अबाउट विद रिस्पेक्ट टू द कंट्री लाइक इंडिया,
तो विद हम देखते हैं कि इधर पाकिस्तान है, उधर चाइना है, उधर अफगानिस्तान है, इधर श्रीलंका है, म्यांमार है, भूटान है, बांग्लादेश है, ये सारे बॉर्डर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक, तो अब ये जो बॉर्डर्स हैं, ये बॉर्डर्स पे जो कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज हमारे लिए फ्रेंडली भी हो सकते हैं और वो कंट्रीज हमारे लिए थ्रेट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक बात है। थ्रेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? थ्रेट क्रिएट करने के उनके पास दो तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक तरीका क्या होता है? एक्सटर्नल। एक तरीका क्या होता है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहरी थ्रेट। बाहरी थ्रेट वो कैसे क्रिएट करेंगे? एक्सटर्नल थ्रेट, जैसे वॉर की पोजीशन हो जाए, हमारी टेरिटरी को कब्जा करने की कोशिश करने लग जाएं, इन्वेड करना शुरू कर दें, तो ये सारे एक्सटर्नल थ्रेट्स होंगे जिनके माध्यम से वो क्या करेंगे? हमको डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई भी कंट्री जो भी है, उसकी ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट का होना बहुत जरूरी है। किसी भी कंट्री के लिए, फॉर एनी कंट्री, फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री, अगर हम बात करेंगे फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री, ठीक है, एनी कंट्री और स्टेट, पीस का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? डेवलपमेंट। तो फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री और स्टेट, डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका मीडियम हिंदी है ना? आपका मीडियम हिंदी है ना बेटा? इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो अब मैंने कहा कि डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये डेवलपमेंट हो कैसे सकता है? कैसे हो सकता है? किसी भी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट कैसे होगा? डेवलपमेंट होने की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि उस कंट्री के अंदर पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या होता है? आपको दो चीजें मतलब एक चीज देखने को हमेशा मिलेगी। क्या मिलेगी? कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, जहां से मैं बताऊंगा वहां से आपको नोट करना है, अभी आपको समझना है। कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया है, इंडिया के अलावा आप किसी कंट्री और की बात करेंगे, जैसे अभी यूक्रेन में चल रहा है, तो यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक, तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? विवाद हो रहा है, कोई नाराजगी है। जब भी कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा, वहां पर निश्चित तौर पर क्या होगा? आपको देखने को मिलेगा, आपको चैलेंजेस हो जाएंगे। चैलेंजेस हो जाएंगे। जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो चैलेंजेस होंगे। अब ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो सकता है? बिटवीन द कंट्री, बिटवीन द कंट्री एंड कंट्री, ऐसे हो सकता है। ठीक, स्टेट एंड स्टेट, स्टेट एंड अदर स्टेट्स। ठीक है, यह भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है? पर्सन ऑफ वन कल्चर विद अदर कल्चर। ठीक है, इस तरीके से आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही कंट्री और कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो इन दोनों कंट्रीज के लिए क्या हो जाएगा? इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना चैलेंज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंडिया एंड चाइना, डोकलाम का नाम आपने सुना होगा। तो इंडिया एंड चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो चैलेंज हो गया इंडिया के सामने इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट करना। ठीक है, तो जब इंडिया एंड चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, कंट्री एंड कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विल क्रिएट एक्सटर्नल थ्रेट। ये कैसा खतरा बनाएगा? बाहरी खतरा बनाएगा, एक्सटर्नल थ्रेट। और जब एक्सटर्नल थ्रेट क्रिएट करेगा, इट मींस इसको देखेगा कौन? डिफेंस मिनिस्ट्री। कौन देखेगी इसको? यानी जब भी कंट्री के बीच में कोई थ्रेट हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में कौन देख रहा है? वहां पर आपको डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो उसको सॉर्ट आउट करेगी, उसको देखेगी। क्लियर? क्योंकि नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नेशन की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने यहां गवर्नमेंट के माध्यम से एक स्टेबिलिटी क्रिएट करे। और स्टेबिलिटी कैसी होनी चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड? स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड लाइक सोशियो पॉलिटिकल, इस टाइप की सोशियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सोशियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी
सोशल अनरेस्ट भी नहीं होना चाहिए, अनरेस्ट भी नहीं होना चाहिए, और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सवाल ये उठा कि सोशल अनरेस्ट कब नहीं होगा। सोशल अनरेस्ट जो है वो कब नहीं होगा किसी कंट्री के अंदर, अगर हम बात करते हैं कि सोशल अनरेस्ट नहीं होना चाहिए, तो कब नहीं होगा? जब वहां पर उस कंट्री के अंदर अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, तो उसके अंदर क्या होगा? सोशल अनरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, जो जस्टिस है, जस्टिस वो अवेलेबल है और टाइमली अवेलेबल है, ये भी समझिए। अगर जस्टिस अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, फेयर होना चाहिए, अगर जस्टिस अवेलेबल नहीं होगा, फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स देता हूं छोटे से, जैसे इंडिया के अंदर अभी एक आपने देखा, थोड़ी सी बात अभी देखी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैटेगराइजेशन करना चाहिए, सब कैटेगराइजेशन करना चाहिए। सब कैटेगराइजेशन का मतलब क्या है कि जो SC ST का ग्रुप है, उस SC ST के ग्रुप के अंदर हम क्या करेंगे? सब कैटेगराइज कर देंगे, यानी क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करेंगे। व्हाट इज द नीड ऑफ दैट? उसकी नीड क्या है? उसकी नीड इसलिए है क्योंकि शायद उसमें कुछ ऐसी कास्ट हैं जो क्या कर रही हैं? बेनिफिट ले रही हैं और बार बार बेनिफिट ले रही हैं, बट अदर्स आर देयर दोज हु आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ द बेनिफिट, राइट? ये पहले हम इंडिया के रेस्पेक्ट में थोड़ा समझते हैं, देन आई विल टेल यू कि यूपी को कैसे समझना है, क्योंकि बेसिक फंडा आपका सवाल जो आएगा वो यूपी के से रिलेटेड आएगा। यूपी में पूछेगा कि यूपी के बॉर्डर्स का प्रॉब्लम क्या है, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होता है, यूपी के अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसको कैसे मैनेज करते हैं, सवाल इन पे आएगा। जैसे आजकल के लेटेस्ट क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा इश्यू बन गया है, सब जगह ये दिक्कत देखने को मिलेगी। दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़ा इश्यू बन गया है, धन शोधन जिसे हिंदी में बोलते हैं। तीसरा, आप देखेंगे अपहरण, किडनैपिंग बहुत बड़ा एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। बिहार में तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह है, इवन यूपी में भी, ठीक है। और चौथा अगर हम देखें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज ऑल्सो एक जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध है इसमें। यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब क्या होता है कि जहां पर एक ग्रुप ऑफ पीपल प्रॉपर एक प्लानिंग के तहत किसी काम को फाइनेंशियल बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए अंजाम देते हैं, तो उस प्रकार के सारे अपराध जो हैं वो क्या आएंगे, आपके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक बात है। तो यही बात हमको यूपी में भी देखनी है, लेकिन पहले जान लें कि यूपी तो हमारा देश का एक हिस्सा है। लेट्स से कहते हैं कि यहां पर एक स्टेट है, लेकिन ये तो पूरा इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी की जब बात आएगी, तो एक्सटर्नल सेक्टर की सिक्योरिटी को इंडिया में कौन संभालेगा? मिनिस्ट्री जो है डिफेंस मिनिस्ट्री। कौन संभालेगा? रक्षा मंत्रालय। सो हु विल टेक केयर ऑफ द एक्सटर्नल थ्रेट? एक्सटर्नल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो हु विल टेक केयर ऑफ दिस एक्सटर्नल थ्रेट? वो करेगी आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री। इंट्रो है, थोड़ा सा अच्छे समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम सीक्वेंस पकड़ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सीक्वेंस इन द सेंस कि जो हम पढ़ाएंगे वही आप नोट करिएगा, लेकिन ये इंट्रो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो अब इसके बाद पहला, अब दूसरा केस, अगर मान लीजिए अंदर कोई इश्यू हो जाए, कोई मसला हो गया, तो अंदर मसला किसकी वजह से हो सकता है? सोशल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखनी है, यानी ये स्टेबिलिटी बिगड़ रही हो, तो कोई भी विवाद होगा तो ये स्टेबिलिटी बिगड़ेगी। यानी कि गवर्नमेंट की पहली इच्छा क्या रहेगी कि हम अपनी कंट्री के अंदर सोशल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखें। और जब सोशल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखें, इट मींस उसको क्या करना पड़ेगा? लॉ एंड ऑर्डर को क्या करना पड़ेगा? उसको मेंटेन वहां पर करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा उतना ही ज्यादा वहां पर क्या रहेगी? आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। दूसरी स्टेबिलिटी, दूसरा कारण क्या होगा? एक कारण तो ये हो गया, ठीक। अगर कोई गवर्नमेंट फ्रीडम को ऑप्रेस ना करे, जो फ्रीडम है, इस फ्रीडम को अगर फ्रीडम को ऑप्रेस ना करे, ठीक है, ऑप्रेसर्स होते हैं ना, ऑप्रेस ना करे, तो आप देखेंगे कि क्या होगा? फ्रीडम को ऑप्रेस नहीं करेगी तो भी वहां पर क्या रहेगा? नॉर्मल सिचुएशन रहेगा। जैसे आप देखते हैं अभी यूपी के अंदर क्या होता है, यूपी है, या फिर अभी इस समय फिलहाल आप देखें तो
बंगाल का देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल का देख सकते हैं, तो वहां पे एक केस हो गया, एक लड़की के साथ रेप हुआ और वहां पर पब्लिक क्या कर रही है, सरकार को अपोज कर रही है। सरकार उसकी पब्लिक बेसिकली क्या कर रही है, अपनी वॉइस रेज कर रही है, बिकॉज उसको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है अपनी वॉइस को रेज करने का। अब अगर सरकार उसकी इस आवाज को, फ्रीडम को ऑप्रेस करेगी, यानी वो इफ दे विल फील ऑप्रेस्ड देन दे विल रिवोल्ट एंड दिस रिवोल्ट विल क्रिएट सोशल अनरेस्ट। दिस रिवोल्ट विल क्रिएट सोशल अनरेस्ट, यानी इससे क्या हो जाएगा, सोशल अनरेस्ट आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई? यानी किसी भी कंट्री के अंदर अगर सिक्योरिटी मेंटेन रखनी है, किसी भी कंट्री के अंदर अगर आपको सिक्योरिटी मेंटेन रखनी है, टू मेंटेन सिक्योरिटी ऐसे लिख देते हैं, टू मेंटेन सिक्योरिटी, ठीक है, क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन सोशियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है, यानी कि सामाजिक और आर्थिक स्थिरता होनी चाहिए। जैसा मैंने अभी एक शब्द में तुम्हें बोला था कि मनी लॉन्ड्रिंग, अगर कंट्री के अंदर ये एक्टिविटीज होगी तो क्या स्टेबिलिटी रहेगी, नहीं रहेगी, ठीक। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ये अगर स्टैब्लिश करना है तो आप पहला काम करिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर लीजिए। दूसरा काम उन्होंने बोला कि भाई देखिए आप फ्रीडम रखिए, फ्रीडम को ऑप्रेस मत करिए, यानी किसी भी सिटीजन को उसकी बात कहने से मत रोकिए। हमारी कंट्री के अंदर माइनॉरिटीज हैं, हमारी कंट्रीज के अंदर एससीज हैं, हमारी कंट्रीज के अंदर एसटीज हैं, ठीक है, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फीमेल्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, इन सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजंस डाले हैं ताकि उनको क्या कर सके, उनके राइट मिल सके, और स्पेशल प्रोविजंस भी छोड़े गए हैं ताकि उनको क्या किया जा सके, उनको जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके और उनको क्या दिया जा सके, उनकी लाइफ को एक स्टेटस पे लाया जा सके और स्टेबल किया जा सके। तो उसके जब जब वो नहीं होता है तब तक आपको कंट्री के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, एंड दैट इज थ्रेट टू द इंटरनल सिक्योरिटी। अब इसको हम अगर शुरुआत से देखें, देश के आजादी के समय से देखेंगे, तो आप देखेंगे हमारे देश में समस्याएं कौन सी हैं, नक्सलिज्म है, माओइस्ट की समय, माओ जो है उनकी समस्या है यहां पर, ठीक, देश के अंदर बात कर रहा हूं, ठीक। देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो कम्युनल वायलेंस की समस्या है, कम्युनल वायलेंसेस होते हैं, ठीक है, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के साथ टकराहट होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कैसी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो देश के अंदर अस्थिरता का माहौल पैदा कर देती हैं, ठीक है। और हमेशा कभी भी आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये जो इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करने की बात की है, हमने कहा कि सोशियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करिए, साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। पहला केस तो ये हो गया, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ये सिर्फ आप समझिएगा इसको ध्यान से। सेकंड पॉइंट अगर हम बोलें तो क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक। अब देखिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक जस्टिस भी होना जरूरी है, इकोनॉमिक जस्टिस भी होना जरूरी है। जब भी आप इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक लीजिए तो हमेशा उसको पॉलिटी के टॉपिक के साथ रिलेट करके पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को यूटिलाइज करिए। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को दिमाग में रखेंगे तो आपको बताना बहुत आसान हो जाएगा, समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको वर्ड लिमिट मिलेगी। यूपी के अंदर तो 125 वर्ड्स मिलेंगे, और 125 वर्ड्स में क्या है, आपको लिमिटेड तरीके से वो लिख करके देना होगा। सपोज करो वो एसटीएफ पे क्वेश्चन पूछ लेगा यूपी के अंदर, तो 125 में आप सिर्फ इतना ही बता पाएंगे, एसटीएफ का गठन कब हुआ, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, क्या केसेस वो हल करता है, और क्या चैलेंजेस रहते हैं उसके सामने, और कैसे वो ओवरकम कर सकता है। इतनी ही चीजें आप उसके बारे में वहां पर लिख सकते हैं। क्लियर है सचिन, समझ में आ रहा है, क्या हुआ, ऑल ओके, ऑल ओके, ठीक है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बहुत जरूरी है। और दूसरा अगर हम बात करें, तीसरी बात सिक्योरिटी के लिए, अगर किसी कंट्री की टेरिटरी अगर सेफ नहीं हो तो क्या वो सेफ होगा, क्या वहां शांति होगी, नहीं होगी। यानी कहने का मतलब वो कहना यह कहा जाता है कि टेरिटोरियल जो है इंटीग्रिटी जरूर होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है,
टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इसका होना बहुत जरूरी है। और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए ही लोग क्या करते हैं, अपने बॉर्डर्स को मजबूत करते हैं, ताकि उनकी कंट्री के अंदर कोई जो है वो क्या कर सके, वो कोई वहां पर आकर के घुस ना सके, ठीक। और वो क्या करें, वहां पर एक प्रॉपर लिविंग कंडीशन को मेंटेन कर सकें। तो ये चीजें कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जो किसी कंट्री में इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए जरूरी होते हैं। अब इसमें समझना क्या है, आपको क्या समझना है, ये एक बात तो समझ गए ना, ये बात तो समझ गए कि मेंटेन करने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है। पहला आपको क्या करना, सोशियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, जस्टिस होना चाहिए, फ्रीडम, ऑप्रेस नहीं करना है किसी को, जनता को, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होनी चाहिए। अब जैसे ही हम यहां पर इसकी बात करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल के अंदर ही उन्होंने कहा कि आपको सोशल जस्टिस मिलेगा, पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा। इस तीन तरीके की जस्टिस की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा ये भी जस्टिस मिलेगा, ये भी जस्टिस मिलेगा, और ये भी जस्टिस यहां पर मिलेगा। तीन बातें उन्होंने यहां पर कही, ठीक। अब कंट्री के अंदर रहने वाले जिस समुदाय के साथ, जिस वर्ग को ये जस्टिस नहीं मिल पाएगा या डिनाई हो जाएगा, वही जो है वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ मुड़ लेगा, उग्रवाद की तरफ मुड़ लेगा, वही रिवोल्ट की तरफ मुड़ लेगा। हम रिवॉल्यूशन क्यों करेंगे, हम रिवोल्ट क्यों करेंगे, हम रिवोल्ट इसलिए करेंगे बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग ईदर दिस जस्टिस और दिस जस्टिस और दिस जस्टिस। यही तो बात है। सोशल जस्टिस की बात अगर हम करते हैं, इंडिया के अंदर अगर हम कंट्री के इंडिपेंडेंस से बात करते हैं, अगर सिंस इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें, तो जब हम आजाद हुए तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई हमारी इंडिपेंडेंस के समय, आपने देखा सरकार को कुछ स्टेप्स उठाने पड़े। क्या क्यों उठाने पड़े, क्योंकि लोग विद्रोह कर रहे थे। क्या जैसे सरकार ने एक काम किया, क्या किया, बैंकों को नेशनलाइज्ड किया। क्यों किया, बिकॉज फाइनेंशियल इंक्लूजन करें और फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से लोगों की स्थिति को सुधार दें, ठीक। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि एबोलिशन ऑफ जमींदारी भी किया, एबोलिशन ऑफ जमींदारी भी किया कि नहीं, एबोलिशन ऑफ जमींदारी किया। आप जानते हैं विवाद का हमेशा कारण कहा जाता है कि जड़ जोरू और जमीन, और यह सत्य है कंट्री के लिए भी, स्टेट के लिए भी और फैमिली के लिए। कंट्री के अंदर जो प्रोविंस है उसके लिए भी और फैमिली के लिए, तीनों के लिए। हमारे यहां इसी की वजह से एबोलिशन ऑफ जमींदारी यानी लैंड रिफॉर्म लेकर के आए, और यही लैंड रिफॉर्म का जो इश्यू है, जो लैंड है, इसकी वजह से ही आपको नक्सलिज्म देखने को मिला, नक्सलिज्म देखने को मिला। और आज की डेट में नक्सलिज्म को काफी कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन बीच में आपने देखा कि नक्सलिज्म क्या था, बहुत ज्यादा हावी था। स्पेशली कहां पर, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, ये जो बंगाल, ये पश्चिम बंगाल, इन सब इलाकों में क्या है, नक्सलिज्म जो है बहुत ज्यादा प्रभावी हो गया। अब नक्सलिज्म जहां प्रभावी है, ये टॉपिक हम लोगों को अलग से पढ़ना है पूरा। ये नक्सलिज्म जहां प्रभावित है हुआ, वहां का कारण क्या था, लोग वंचित थे, देवर डिप्रीव्ड फ्रॉम द देयर लैंड, उनके पास जमीन नहीं थी, ठीक है। तो जब भी किसी व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर रिसोर्स स्कैरिसिटी कर दी जाएगी, यानी उसको वो रिसोर्स नहीं मिलेगा, वो व्यक्ति, वो समुदाय, वो क्या करेंगे, वो वहां पर एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देंगे और विवाद की स्थिति पैदा कर देंगे, क्योंकि अपना हक मांगने की कोशिश करेंगे। और आप उनको क्या करेंगे, उनकी फ्रीडम को, अभी मैंने बोला था ना, फ्रीडम इज ऑप्रेस्ड, तो फ्रीडम को ऑप्रेस करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज यू आर पावरफुल, यू आर इन्फ्लुएंशियल, ठीक है, यू होल्ड द गवर्नमेंट, तो दैट्स व्हाई यू आर सप्रेसिंग देयर डिमांड्स, देयर फीलिंग्स। तो इन दैट केस दे विल रिवोल्ट, यही होगा, and this revolt will change into the internal security threat। क्लियर बात हो गई, समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब एक बात समझो,
कभी भी कोई इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट होता है वो कैसे क्रिएट होता है? छोटी छोटी बातों से क्रिएट होता है। छोटी छोटी बातों से मतलब एक एग्जांपल, जैसे एक पर्सन है एक्स है और एक पर्सन वाई है, दो व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच में कोई विवाद हो जाए, इन दो व्यक्तियों के बीच में कोई विवाद होता है, तो विवाद कैसा होगा? छोटा मोटा विवाद हो सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे आज की डेट में आप देखते हैं, ट्विटर को देखिए, आप ट्विटर देखिए या फिर आप वो देखिए क्या बोलते हैं, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखिए, तो आप देखते होंगे कि विवाद कोई सामान्य हो, उसको रंग किसका दिया जाता है? कम्युनल। किसका दिया जाता है? कम्युनल विवाद दिया जाता है, सांप्रदायिक विवाद बना दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होगा? पहले अगर देखा जाए इनके बीच में कोई विवाद हो तो लड़ाई झगड़ा होगा, और लड़ाई झगड़ा होगा तो क्या होगा? पुलिस आ जाएगी। पुलिस आएगी तो यानी पुलिस क्यों आ रही है? क्योंकि वो देखेगी कि इन दो लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट की वजह से वहां पर क्या हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिगड़ रहा है, ठीक है। पुलिस की नजर में ये सिर्फ डिस्प्यूट है, लॉ एंड ऑर्डर का डिस्प्यूट था, अभी तक इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं आया, ठीक। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि इसमें एक कम्युनल एंगल भी एंटर कर गया, ठीक। तो जैसे ही इसके अंदर कोई, मान लीजिए कोई कम्युनल एंगल घुस गया, ठीक है, हिंदू मुस्लिम मान लीजिए कम्युनल एंगल आ गया इसके अंदर, तो अगर कम्युनल एंगल आ जाएगा तो कम्युनल एंगल आने में क्या होगा? क्या हो जाएगा? ये फिर ये पब्लिक ऑर्डर डिस्प्यूट बन जाएगा। क्यों? अभी तक सिर्फ एक रहीम और एक राम थे, वही लड़ रहे थे, लेकिन अब रहीम के पीछे एक समुदाय खड़ा हो गया, राम के पीछे भी एक समुदाय खड़ा हो गया, तो पूरा सोशल अनरेस्ट क्रिएट हो गया, पूरा सोशल अनरेस्ट क्रिएट होगा। तो जब पूरा सोशल अनरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? पब्लिक ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी? कौन सी? पहले में लॉ एंड ऑर्डर हुई और ये इंक्रीज करके कहां चली जाएगी? पब्लिक ऑर्डर। सचिन समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? पब्लिक ऑर्डर प्रॉब्लम बन जाएगी। दूसरा प्रॉब्लम क्या बनेगी? पहले बनी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, दूसरी फिर जब वो बढ़ गई, कम्युनल एंगल आ गया उसके बीच में, लोग जुड़ गए, एक दूसरे के प्रति लड़ने लग गए, तो क्या हो गया? सरकार को भीड़ संभालनी पड़ेगी। जब भीड़ को संभालनी पड़ेगी तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? यहां पर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा, यानी पब्लिक ऑर्डर की समस्या यहां पर खड़ी हो गई। फिर क्या हो जाएगा? अब जब यहां पर हेट्रेड कम्युनल एंगल आया तो इट मींस क्या होगा? कि हेट्रेड बढ़ जाएगी, हेट्रेड विल इंक्रीज, ठीक। अब हेट्रेड विल इंक्रीज तो जो लोग हैं वो क्या करेंगे? इनको और उकसाएंगे। तो एक जिस कम्युनिटी को भी बाहर से सपोर्ट मिलने लग जाएगा, या जो कम्युनिटी ज्यादा सपोर्ट चाहती होगी, वो स्टेट के लिए क्या कर देगी? एक सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट करना शुरू कर देगी। क्या करेगी? स्टेट के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट करना शुरू कर देगी। इसी का एग्जाम्पल है, आप देखते हैं टेररिज्म, स्लीपर सेल्स, टेल पे, लोनर वुल्फ, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। जो स्लीपर सेल्स काम करते हैं, सिटीज में रहते हैं, काम करते हैं, वो बेसिकली क्या है? उनके अंदर एक एग्रेशन है, एक हेट्रेड है कि हमको डोमिनेट किया गया है, हमको दबाया जा रहा है, हमको वो राइट नहीं दिया जा रहा है, ये सारे रिसोर्सेज मेरे हैं, लेकिन इन रिसोर्सेज को कोई और यूटिलाइज कर ले रहा है या जबरदस्ती उन पे कब्जा करके बैठा हुआ है। तो इस तरीके से यहां पर ये पब्लिक ऑर्डर प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज करके क्या बन जाएगी? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट प्रॉब्लम बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट प्रॉब्लम बन जाएगी। इसको बस इतना समझिए अच्छे से, आपको धीरे धीरे वहां पहुंच जाएंगे जहां से आपके आंसर्स बनने शुरू हो जाएंगे। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की एक प्रॉब्लम मिल जाएगी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहले एक प्रॉब्लम शुरू हुई, दो लोगों के बीच में विवाद हुआ, इन दो लोगों के बीच में, फिर इनके साथ ग्रुप जुड़ गया, इनके साथ भी ग्रुप जुड़ गया, तो ये पब्लिक ऑर्डर से जो है, पहले लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, लॉ एंड ऑर्डर की, फिर ये जब ग्रुप जुड़ा तो इनके साथ क्या हो गया? पब्लिक ऑर्डर हो गया, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर की प्रॉब्लम बनी और जब इसको कोई एक्सटर्नल सपोर्ट्स मिलने लग गए या ये उसके लिए कंट्री को ही नुकसान पहुंचाने लग गए, तो वो स्टेट के लिए थ्रेट होते चले गए।
तो ये सब लोग मिल करके क्या करेंगे, ये क्रिएट करेंगे किसको, यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक, ये मैं पर्टिकुलर इन जनरल किसी भी कंट्री के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, ये सिर्फ इंडिया के रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी कंट्री की बात कर रहा हूं। आप अगर आप वो क्या बोलते हैं, आज इजराइल का प्रॉब्लम देख लें, ठीक है, तो हमास वालों को क्या लगता है कि मेरी जगहों पे कब्जा कर लिया है, ये तो हमारा है। ठीक, यूक्रेन की बात कर लें, यूक्रेन और रशिया की बात कर लें, तो कॉन्फ्लिक्ट का इंटरेस्ट आप देख रहे हैं, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से हो रहा है। ईरान की बात कर लें, ईरान इराक के पहले के केस देख लें, जर्मन्स के टाइम का केस देख लें, या फिर हम पहले की, इससे पहले की बात देख लें, जब यहां पे ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, तो भी हमें क्या लगता था कि हमारे सारे राइट्स उन्होंने ले लिए, और हम क्या करते थे, रिवोल्ट करते थे, और कहते थे कि हमारे, जो हम रिवोल्यूशनरीज बन जाते थे ना, क्रांतिकारी बन जाते थे। भगत सिंह खुद कहते हैं कि अपरेंटली आई हैव एक्टेड लाइक अ टेररिस्ट बट आई एम नॉट टेररिस्ट। भगत सिंह का यह स्टेटमेंट है। भगत सिंह ने यह कहा था जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका था कि अपरेंटली आई हैव एक्टेड लाइक अ टेररिस्ट बट आई एम नॉट टेररिस्ट। क्योंकि जब बम फेंका तो ये एक्टिविटी क्या है, टेरर क्रिएट करने वाली, टेररिज्म वाली, लेकिन हम टेररिस्ट नहीं हैं। ये बात यहां पे उन्होंने क्लियर कर दी। हम सिर्फ अपनी आवाज इस बहरी सरकार को सुनाना चाहते हैं। सेम थिंग, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, सेम थिंग हैपेंस इन द कंट्री। जब एक समुदाय को यह लगता है कि मेरी बात सरकार नहीं सुन रही है, तभी ये कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी की घटनाएं होती हैं, यूपी के अंदर भी पत्थरबाजी की घटनाएं आपको देखने को मिली, किसी जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी की घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सारी घटनाओं का कारण क्या होता है कि उनको महसूस होता है कि ये एक पर्टिकुलर समुदाय हमारे हक को मार ले रहा है, या फिर हमारा अधिकार था और ये लोग उसको इन्वेड करके आ गए। यही तो होता है यहां पर। ठीक है, समझ में आ गया। यानी अब जब कहीं भी किसी को ऐसा महसूस होगा कि मेरे राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है, मेरे हक को छीना जा रहा है, तो वहां पर सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट हो जाएगा। क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब अगर हम यूपी में आते हैं, अब हम बात करते हैं यूपी की। ठीक है, अगर हम यूपी के रेफरेंस से पूछे, इतनी सब कहानी मैंने बताई सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रॉब्लम जो कंट्री में इंडिया के अंदर है, इंडिया के साथ जो थ्रेट है, वही थ्रेट ऑलमोस्ट यूपी के साथ ही मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा, अब आप वो समझिए। अगर हम यूपी के रेफरेंस में बात करेंगे, ठीक है बेटा, समझना जरा इसको। यूपी के रेफरेंस में अगर हम बात करें, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बातें समझनी पड़ेंगी कि क्यों उत्तर प्रदेश के साथ कुछ समस्याएं क्यों हैं, और अगर वो समस्याएं हैं वो किस प्रकार की समस्याएं हैं। उसके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि जो आपका स्टेट है, इस स्टेट के नेबरिंग स्टेट्स कौन से हैं, क्या इस स्टेट की कोई इंटरनेशनल बाउंड्री भी है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रॉब्लम समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा कि यहां पर कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है। ठीक है, जब आप कॉन्फ्लिक्ट डालेंगे कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जानने के लिए मैंने क्या कहा कि आप तो पहले इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन देखिए। जियोग्राफिकल पोजीशन क्या देखेंगे, ज्योग्राफिकल पोजीशन। तो अगर हम यूपी की ज्योग्राफिकल पोजीशन को देखें तो यूपी क्या है, यूपी इंडिया का वो स्टेट है जिसको सबसे अधिक बॉर्डर टच करते हैं। आपको बताइए बात, जिसको सबसे अधिक बॉर्डर्स टच करते हैं। 8 स्टेट के बॉर्डर टच करते हैं, दिल्ली का बॉर्डर टच करता है, और नेपाल के साथ हमारा क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। यानी अगर हम यूपी की ज्योग्राफिकल पोजीशन को समझेंगे तो 8 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके बॉर्डर्स, इन 8 स्टेट्स के बॉर्डर्स जो हैं वो यूपी को टच करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरी चीज, दिल्ली जो आपका यूनियन टेरिटरी है या हाफ स्टेट जिसे बोलते हैं, वो क्या करता है, वो भी इसको टच करता है। और
नेपाल के साथ में अगर हम देखें, नेपाल के साथ में इफ वी सी नेपाल, तो नेपाल के साथ में क्या है, हमारी एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, हमारे साथ नेपाल के साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक, ठीक है, स्टेट पता है ना, पता है ना। अब देखिए ध्यान समझिए, अगर हम यहां पर बात करें नॉर्थ की, नॉर्थ में यूपी के नॉर्थ में कौन कौन से स्टेट हैं, उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है, उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश, क्योंकि जब आप जानेंगे तभी आप उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे। तो नॉर्थ में कौन है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगर हम अब ये क्या बता सकते हैं कि उत्तराखंड के साथ कौन कौन से जिलों का बॉर्डर टच होता है, बताइए। हाँ, कौन कौन सा जिला बताइए। हिमाचल प्रदेश के साथ अच्छा बताइए कौन सा टच करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ कौन टच करता है, सहारनपुर, लिखिए बराबर, सहारनपुर, सहारनपुर। उत्तराखंड के साथ लिखिएगा पीलीभीत, पीलीभीत टच करता है, बरेली टच करता है कि नहीं करता है, बिजनौर टच करता है, रामपुर टच करता है, रामपुर, मुरादाबाद टच करेगा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद नहीं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। तो मुजफ्फरनगर टच करेगा, पीलीभीत टच करेगा। तो आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए यहां पे, तो बताइए कौन कौन सा, पीलीभीत, ठीक है, बरेली और मुजफ्फरनगर। और बरेली टच कर रहा है तो रामपुर भी कर रहा होगा, रामपुर। और कौन है, सहारनपुर। ठीक है, तो पीलीभीत हो गया, बरेली हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, रामपुर हो गया, सहारनपुर हो गया। एक कोई और होगा इसमें, एक और होगा, बिजनौर, बिजनौर एक और होगा इसमें, बिजनौर। तो एक टच कर रहा है बिजनौर। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि लोकेशन से ही आप वहां की प्रॉब्लम आप यूपी में कैसे एंटर करेंगे। जब भी यूपी की बात आप कर रहे हो तो हर रीजन से कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। जैसे हम बात करें, जैसे नॉर्थ में हमने कहा उत्तर प्रदेश है, आपका उत्तराखंड है, और क्या है आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे छोटा बॉर्डर टच करता है, यूपी का सबसे छोटा बॉर्डर किसके साथ टच करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ में। सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ टच करता है, मध्य प्रदेश के साथ में। किसके साथ सबसे बड़ा बॉर्डर, लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ टच करेगा, एमपी के साथ में टच करेगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में कौन से स्टेट है इसके, नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में तो देख लिया, नॉर्थ वेस्ट नहीं स्टेट्स, नॉर्थ वेस्ट में जो स्टेट्स हैं वो कौन से हैं यहां पे, एक तो है आपका हरियाणा, हरियाणा, दूसरा है आपका राजस्थान, राजस्थान, और तीसरा आपका क्या है, दिल्ली है, यूनियन टेरिटरी आपका दिल्ली है। ठीक है, तो आप हरियाणा के साथ लगने वाले बॉर्डर देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर देख सकते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसके अंदर, हरियाणा में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे बताइए। हरियाणा में मुजफ्फरनगर आएगा, मुजफ्फरनगर आ जाएगा, सहारनपुर आ जाएगा, बागपत आ जाएगा, गौतम बुद्ध नगर आ जाएगा। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, और मथुरा भी आ जाएगा, मथुरा भी बॉर्डर को टच करेगा। यानी मथुरा भी टच कर रहा है आपका, और बागपत भी टच कर रहा है, मुजफ्फरनगर भी चल रहा है, सहारनपुर कर रहा है, गौतम बुद्ध नगर कर रहा है। इतने आपको वहां पर टच करते हुए दिखाई देंगे। ठीक, और साउथ में अगर चले जाइए, नॉर्थ में अगर साउथ में चले जाइए तो साउथ में आप देखेंगे तो साउथ में कौन है आपका, मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के साथ और दूसरा स्टेट कौन सा है जो वहां पे टच करेगा बताइए फटाफट। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ कौन सा है, छत्तीसगढ़।
अब यहां पे ही क्योंकि पता चल जाएगा ना। अब देखिए जैसे ही हमने बॉर्डर टच करना देखा यूपी के अंदर, वैसे ही हमें प्रॉब्लम्स भी दिखेंगी। जैसे हमने कहा दिल्ली, ठीक, दिल्ली से क्या होगा, दिल्ली की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम ज्यादा दिखेंगी, जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा में आपका गुड़गांव हो गया, ठीक है, गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, ये सब बॉर्डर हैं, ये सब बॉर्डर हैं। अगर हम इन बॉर्डर्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इन बॉर्डर से अलग अलग थ्रेट यूपी के अंदर आएगा, अलग अलग थ्रेट यूपी के अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गुड़गांव की बात करते हैं, नोएडा की बात करते हैं, तो आप देखेंगे साइबर क्राइम्स जो हैं देखने को मिलेंगे, आपको बहुत ज्यादा वहां से देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट इंडिया के अंदर साइबर क्राइम में हरियाणा का नूह जो है, NUH, नूह, वो क्या था, गढ़ था, बिल्कुल NUH। हरियाणा में एक जगह है नूह, हरियाणा में एक जगह है नूह, ये जो है साइबर क्राइम के लिए, क्राइम का ये मतलब गढ़ है। यहां से सबसे ज्यादा साइबर क्राइम होता है। लोग छोटी छोटी जगहों बैठ करके, वहां से बैठ करके आपको क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। साइबर क्राइम मींस विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, स्पेशली कंप्यूटर और मोबाइल्स, और आपको क्या करना, आपको लॉस पहुंचा देना, ठीक। तो जैसे आपकी फोटोज वगैरह का मिस यूज कर देना फीमेल्स की। और सबसे बड़ा साइबर क्राइम क्या होता है, सबसे बड़ा साइबर क्राइम है कि आपको खाते से पैसे निकाल लेना, फाइनेंशियल क्राइम, बहुत बड़ा क्राइम होता है, लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। आपको पता है इंडिया इस नू को भी अब यूपी में मथुरा ओवरटेक कर रहा है। मथुरा के अंदर साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब मथुरा वो प्लेस है जो इस बात के लिए डेवलप होता जा रहा है, जहां पर जिसे हम साइबर क्राइम का गढ़ कह सकते हैं। मथुरा, यूपी के अंदर मथुरा, जानते हैं यूपी के अंदर अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश, ये बात याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, मथुरा। और ऐसे ही राजस्थान के अंदर भरतपुर, भरतपुर है ना बर्ड सेंचुरी, भरतपुर में बर्ड सेंचुरी है ना, भरतपुर, ये जगह जो है ये सब साइबर क्राइम के लिए बहुत ही फेमस हो चुकी हैं। इनका बुरी तरीके से मतलब बदनाम जगह हैं कि यहां से साइबर क्राइम सबसे ज्यादा बैठ करके करे जाते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव अभी लेगी ना, ATS क्रिएट करेंगे, STF बनाएंगे, ठीक है, UPSSF बनाएंगे। अभी ये सब देखिए, यूपी, चूंकि स्पेशली मुझे बोला गया था कि यूपी के लिए सर यूपी की बात करेंगे, यूपी सिक्योरिटी की बात करेंगे, यूपी के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी की बात करेंगे। तो यूपी की इंटरनल सिक्योरिटी को समझने का बेस्ट तरीका क्या है कि यूपी में पहले तो आप जानिए कि यूपी के बॉर्डर कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक आप यूपी की ज्योग्राफिकल पोजीशन को नहीं समझेंगे, ज्योग्राफिकल कंडीशन को नहीं समझेंगे, तब तक आप सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ पाएंगे, ना ही आप उनके प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को पकड़ पाएंगे। तो यहां पर सबसे पहली चीज हमने जब आइडेंटिफाई कर ली कि 8 स्टेट है जिनके बॉर्डर टच कर रहे हैं, तो उसमें हमने देखा नॉर्थ में उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, फिर हमने यहां देखा हरियाणा है नॉर्थ वेस्ट में। अब हरियाणा से हमने पहचानने की कोशिश की, तो हरियाणा, दिल्ली, गुड़गांव, ये हाईली इन्फ्लुएंशियल बॉर्डर टच करते हैं। जैसे गुड़गांव पैसे वाला प्लेस है, ठीक, दिल्ली भी पैसे वाला प्लेस है, लोगों के पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। नोएडा, गाजियाबाद भी क्या है, इन्फ्लुएंशियल और पैसे वाले लोग होते हैं। यानी यहां पर आपको जो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को मिलती हैं वो किस फॉर्म में मिलेंगी, नोट कर लेंगे इस बात को, एक गैंगस्टर वहां पे मिलेंगे, गैंग वॉर टाइप से। धीरे धीरे क्या होता है, लोग वहां पे इंफ्लुएंस दिखाने के लिए गैंगस्टर बन जाते हैं, ठीक है। दूसरा वहां पे क्या होता है, साइबर क्राइम बहुत ज्यादा होते हैं, साइबर क्राइम या फिर ऐसे कहिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत होते हैं, किडनैपिंग, ये सब घटनाएं वहां पर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक बात है, समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है इस तरीके से, ठीक है। अब अगर ईस्ट में आप जाते हो तो झारखंड और बिहार देखने को मिलता है। अगर ईस्ट की तरफ चले जाओ, यूपी के नॉर्थ वेस्ट में चले गए, अगर आप ईस्ट की तरफ चले जाओ यूपी के, थोड़ा सीक्वेंस ऐसा हो गया है, जो देखेगा वो ईस्ट की तरफ आप जाइए तो क्या मिलेगा आपको, झारखंड एंड बिहार। ऑनलाइन वाले बच्चों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, यहां पे सीक्वेंस मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया है, झारखंड एंड बिहार। अब झारखंड एंड बिहार के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, यूपी के साथ अगर टच करता है झारखंड एंड बिहार, देखना है झारखंड के साथ क्या प्रॉब्लम आएगी, यूपी के साथ क्या प्रॉब्लम, झारखंड से।
क्या कौन आता है यहां से? बिहार। बिहार मतलब जस्ट उसके एडसेंट कौन है? बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से कौन आते हैं? रोहिंग्यास। रोहिंग्यास कहां आएंगे? बिहार आएंगे। बिहार से कहां जाएंगे? यूपी आ जाएंगे। यानी कि जो यूपी के अंदर जो प्रॉब्लम है, झारखंड और बिहार से अगर हम देखें तो बिहार से जो बड़ी प्रॉब्लम वो आ रही है, वो क्या आ रही है? माइग्रेशन की आ रही है। माइग्रेशन की भी आ रही है, या फिर कहते हैं अवैध प्रवासी जिन्हें कहते हैं, रोहिंग्यास मुसलमान, हाँ, इलीगल माइग्रेंट्स। तो इनकी समस्या, बिल्कुल इलीगल माइग्रेंट्स की समस्या आपको देखने को मिलेगी, झारखंड और बिहार की तरफ से मिलेगी। अभी यहीं पे ये जो झारखंड है, झारखंड में हालांकि जो लाल सलाम जिसे कहते हैं, जिसे नक्सलिज्म कहते हैं, वो पार्शली बिहार में भी है, वो झारखंड में भी है, वो आपका मध्य प्रदेश में भी है, वो आपका छत्तीसगढ़ में भी है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यूपी में अगर आप सोनभद्र का इलाका देखेंगे, चंदौली डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, तो आप देखेंगे वहां पर नक्सलिज्म की समस्या देखने को मिलेगी। सोनभद्र में अगर आप देखेंगे तो आपको वहां पर क्या मिलेगा? नक्सलिज्म की समस्या देखने को मिल जाएगी, है ना? समझ रहे ना वो डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे। तो झारखंड और बिहार में समझ में आ गया, इलीगल माइग्रेंट्स। ठीक, दूसरा समझिए, एक और चीज होती है, जो बिहार और झारखंड है, वहां पर अधिकार, वो क्या बोलते हैं, अपराधियों के छुपने की बड़ी अच्छी व्यवस्था रहती है बिहार और झारखंड में। यूपी में क्राइम करेंगे, बिहार भाग जाएंगे, ठीक है? दिल्ली में क्राइम करेंगे, बिहार भाग जाएंगे। यानी दीज स्टेट्स प्रोवाइड शेल्टर टू द क्रिमिनल्स, ठीक है? तो जब क्रिमिनल्स को ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या होता है? ये यूपी की सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट क्रिएट करते हैं। समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? मजेदार बात समझिए कि जो स्टेट मैं आपको नाम बता रहा हूं, कि एक स्टेट का नाम मैंने भी बताया था, एमपी के से सटा हुआ, मैंने कहा था सोनभद्र। सोनभद्र, ये जो सोनभद्र स्टेट है, सॉरी जिला है, डिस्ट्रिक्ट, ठीक, इस डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा स्टेट्स के बॉर्डर को टच करता है, ज्यादा स्टेट्स के बॉर्डर को टच करता है। कितने बॉर्डर लगते हैं इसके साथ, सोनभद्र के साथ में? बताइए कौन कौन से लगते हैं? झारखंड, ठीक, ठीक, सोनभद्र के साथ में आपका एक तो लगता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, दूसरा आपका लगता है छत्तीसगढ़, ठीक, तीसरा आपका जो लगता है वो कौन सा लगता है? बिहार, और चौथा कौन सा लगता है? झारखंड। इकलौता डिस्ट्रिक्ट है यूपी का जिसको 4 स्टेट टच करते हैं, और चारों स्टेट से इसीलिए यहां पर क्या है? नक्सलिज्म देखने को मिलता है। आपको यहीं पे नक्सलिज्म देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो देखिए, कभी भी हम अगर जब ध्यान से समझते हैं किसी चीज को देखते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, नक्सलिज्म क्यों फैला? क्योंकि ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे, ठीक है? यानी पूंजीपतियों के विरोध में थे, ठीक? यानी कहने का मतलब क्या है कि वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, और जो डेवलपमेंट हुआ होगा उस डेवलपमेंट का बेनिफिट इन लोगों को नहीं मिला होगा। आप देखते हैं जो स्टेट मैंने आपको बताए, जैसे हमने आपको स्टेट बताया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, यहां पर नक्सलिज्म डेवलप हुआ, बढ़ा और बहुत फैला। नक्सलिज्म डेवलप हुआ, बढ़ा और बहुत फैला। आप एक बात समझिए, जिस समय नक्सलिज्म ऑलमोस्ट पीक पे जा रहा था, जिस समय नक्सलिज्म ऑलमोस्ट पीक पे जा रहा था, उस समय यूपी में नक्सलिज्म नहीं फैल पाया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि जब
इन स्टेट के अंदर नक्सलिज्म, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, यहां पर अक्सर क्या होता, दांतावाड़ा एक जगह है ना जहां पर अटैक कर देते अक्सर वो, तो ऐसा क्यों हुआ कि यूपी में नहीं फैला? देखिए यूपी में लॉ एंड ऑर्डर एक मसला रहा, दूसरा क्या था, यूपी में एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज उस लेवल पर लोगों को मिलती रही थोड़ी थोड़ी, जिससे कि वो एंगेज रहे। जैसे आपको बहुत सुविधाएं तो नहीं मिली, लेकिन रोजी रोटी चल गई, दाल रोटी चल गई आपकी। जैसे यूपी की बात करें, मायावती ने क्या किया, मायावती गवर्नमेंट जब थी उसी समय के क्या था, नक्सलिज्म बहुत पीक पे जा रहा था। मायावती की गवर्नमेंट के समय में आप देखेंगे लखनऊ पूरा डेवलप हुआ। तो लखनऊ जब डेवलप हुआ, उसके बाद क्या लखनऊ में उतना डेवलपमेंट कभी हुआ? नहीं हुआ। अब हो रहा है, लेकिन पहले नहीं, लेकिन उस तरीके से उस बड़े लेवल पर नहीं हो रहा कि बड़े बड़े पार्क बनाए जाएं, बड़े बड़े डेवलपमेंट एरियाज क्रिएट कर जा रहे हैं, नहीं हो रहा। ठीक, गवर्नमेंट खुद इनिशिएटिव ले रही थी। अब जो डेवलपमेंट है वो प्राइवेट डेवलपमेंट ज्यादा है। प्राइवेट डेवलपमेंट इन द सेंस कि लोग पर्सनली डेवलप कर रहे हैं, मॉल्स बना रहे हैं इस तरीके से। पहले क्या था, मायावती ने बनवाया, तो जब मायावती ने क्रिएट किया तो आपने नोटिस किया होगा कि उस समय जितनी जमीनें थी वहां पे सब काम होने लग गया। तो काम जब होगा तो क्या होगा, लोगों को जॉब मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना चल रही थी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की, तो क्या हो गया, लोगों को काम मिल गया। तो जहां जहां लोगों को काम मिलता गया, जहां जहां लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता गया, वहां वहां पे आपको नक्सलिज्म जैसी समस्याएं कम मिलेंगी। यानी whenever people are getting benefit from the government, then they will least revolt। जब भी उनको बेनिफिट मिल रहा होगा तब वो लीस्ट रिवोल्ट करेंगे, सबसे कम रिवोल्ट करेंगे। जब उनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे होंगे देन दे विल रिवोल्ट, उनको लगेगा कि यहां पर हमें नहीं मिल रहा है। अब यूपी में हमने आपको बताया, हमने कहा कि भाई ज्योग्राफिकल पोजीशन देखी, हमने कहा सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है। अब सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड को टच कर रहा है। सारे इलाके कैसे हैं, सारे इलाके ऐसे हैं जहां पे नक्सलिज्म है। यानी यूपी की प्रॉब्लम्स जब अभी हम लिखना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे यूपी की प्रॉब्लम क्या है, यहां से हमें जो प्रॉब्लम मिलेगी वो क्या मिलेगी, नक्सलिज्म मिलेगी। ठीक है, तो ये बॉर्डर स्टेट की वजह से पहले प्रॉब्लम होगी। एक प्रॉब्लम क्या होगी बहुत बड़ी यूपी की, बॉर्डर स्टेट्स की वजह से। दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे हम वेस्ट की बात करें, वेस्ट, यूपी वेस्ट में बात करें, यूपी वेस्ट में, ठीक है, यूपी वेस्ट में बात करेंगे। वेस्ट में क्या पड़ता है, जैसे मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर, मेरठ की बात अगर हम करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, आप एक चीज नोटिस करिएगा कि इन जगहों में यूपी में कौन सी प्रॉब्लम्स देखने को मिली हमें, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो खतरा रही, सांप्रदायिक दंगे। क्या देखने को मिला यहां पर, इन जगहों पर अगर आप देखेंगे, अगर हम मुजफ्फरनगर की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, कम्युनल राइट्स आपको देखने को मिले, कम्युनल राइट्स देखने को मिले। कम्युनल राइट्स का मतलब क्या हो गया कि सांप्रदायिक दंगे, 2013 की बात कर रहा हूं मैं, 2013, या फिर कासगंज, अगर हम देखें कासगंज में भी यही हुआ। ठीक, तो यहां पर इसका मतलब क्या है, कम्युनिटी के बीच में, दो रिलीजियस कम्युनिटी के बीच में क्या हो गया, आपसी हार्मोनी क्या है, डिस्टर्ब हो गई। तो ये एक इंटरनल थ्रेट हो गया, क्योंकि जब तक आप थ्रेट नहीं समझोगे तब तक आप उसका आंसर फ्रेम नहीं कर पाओगे। सिक्योरिटी के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी, स्पेशली वो भी स्टेट की सिक्योरिटी की जब बात कर रहे हो आप, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि स्टेट की सिक्योरिटी में हमें पहले यह जरूर जानना चाहिए कि हमारे स्टेट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों क्यों और कहां कहां से हो रहे हैं। नेबरिंग बॉर्डर्स हमें क्या थ्रेट दे सकते हैं या क्या थ्रेट दे रहे हैं, तब उसके बाद हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारी गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। यूपी में हम लोग रहते, बहुत सारी चीजें जानते हैं, जो यूपी वाले बच्चे हैं वो जानते हैं अधिकतर। यूपी में देखिए आप क्या होता है, यहां पर गैंगस्टर एक्ट है, 1986 का गैंगस्टर एक्ट है। ऐसे यूपी कोका है, यानी कि जो आपका संगठित अपराध है उसके लिए बनाया गया। यूपी एसएसएफ बनाया गया, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाया गया। एसटीएफ बनाया गया, बड़ा फेमस है, इंडिया में कई जगह बनाया गया है, यूपी में बनाया गया और 1998 में एसटीएफ बनाया गया, और एटीएस बनाया गया, एटीएस बनाया गया। तो ये सब क्यों क्रिएट किए गए, एंटी टेरर स्क्वाड, एटीएस, एंटी टेरर स्क्वाड, ये सब क्यों क्रिएट किए गए,
इस इंटरनल सिक्योरिटी को सॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक बात है। तो अभी यहां पर इतना हम समझ गए। अब इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो स्टेट्स को लेकर के हम समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। बॉर्डर समझ गए ना, यूपी कुछ इस तरीके से है, ऐसे करके थोड़ा सा इस तरीके से, और यहां पे ऐसे है थोड़ा सा ये। अब इधर जो मैंने कहा कि ये जो इलाका होता है, इधर तो आपको प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है, इधर जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है कम्युनल राइट्स वगैरह देखने को मिलती है। इधर जो चंबल का इलाका है, जो मध्य प्रदेश में भी पड़ता है, वहां पे क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है? उग्रवाद कौन सा? डाकू, डकैत तो कहता रहते हैं ना, अब तो कम होते जा रहे हैं, लेकिन चंबल में आज भी लॉ एंड ऑर्डर का दिक्कत है, वहां पे सेट है वहां पर यूपी में। ठीक, नीचे अगर आ जाइए, बुंदेलखंड में आ जाइए, बुंदेलखंड वगैरह में, तो बुंदेलखंड वगैरह में क्या है आपको देखने को मिलता है? वहां पे पॉवर्टी है, गरीबी है। तो जहां पे गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पर भी आपको थ्रेट देखने को मिलेगा। क्यों? जब गरीबी होगी तो आदमी पेट भरने के लिए क्या करेगा? अपराध की तरफ उन्मुख हो जाएगा। जो टेररिस्ट ग्रुप में लोग सम्मिलित होते हैं, उनमें बहुत सारे लोगों का ब्रेन वॉश सिर्फ ये कह के किया जाता है कि अगर आप हमारे मकसद में सहायता करेंगे तो हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर देंगे। ठीक, और पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजन के जो लोग होते हैं, उनको यह भी कहा जाता है कि आपको क्या होगा? हायर स्टेटस मिलेगा जब आप दूसरी दुनिया में जाएंगे। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? तो इस तरीके से यहां पर अगर आप यूपी में देखेंगे, यूपी का मैप आप लोग बनाना सीख लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जब भी टेररिज्म का बताना होगा, और खासकर वो बॉर्डर से जब थ्रेट्स के बारे में पूछेगा, चुनौतियों के बारे में पूछेगा, और सरकार द्वारा उठाए गए कदम के बारे में पूछेगा, तो आपके लिए एक काम करना बहुत जरूरी होगा कि बॉर्डर एक प्यारा सा उनका बना दीजिएगा, और फिर दिखा दीजिएगा कि इधर जो ये इलाका है, ये इलाका जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? ये इलाका आपका जुड़ा हुआ है किसके साथ में? नेपाल के साथ में। और नेपाल के ये बॉर्डर है जहां पे 597 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। ठीक, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, यानी कि यहां से यूपी के साथ जो रिलेशन बन रहा है, वो कैसा रिलेशन है? वो एक अंतरराष्ट्रीय संबंध भी है, अंतरराष्ट्रीय संबंध है, यानी ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। और ये बॉर्डर, अब नेपाल को जब आप देखोगे तो हम इस बॉर्डर से होने वाली समस्याएं भी देखेंगे जब नेपाल को देखेंगे। तो यूपी की जब हम नेपाल के साथ बात करते हैं, जैसे हमने स्टेट्स की बात की, वैसे ही जब हम यूपी की नेपाल के साथ में बात करते हैं, तो नेपाल की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यूपी के कई सारे स्टेट डिस्ट्रिक्ट नेपाल के साथ बॉर्डर को टच करते हैं। ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर? दोज हु आर जस्ट एडजेसेंट टू द नेपाल बॉर्डर, उनसे जुड़े हुए हैं बिल्कुल। हाँ, पहले लिखिए, नोट करिए इसको। देयर आर टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स, कुल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हाँ, नेपाल से लगे हुए 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 7 डिस्ट्रिक्ट्स नेपाल से लगे हुए। ठीक है, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आप बताएं जरा, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे नेपाल से लगा हुआ? लिखिएगा। पहला है महाराजगंज, है ना, महाराजगंज। दूसरा पीलीभीत। पीलीभीत का बॉर्डर टच करता है कि नहीं करता है? करता है। लखीमपुर खीरी। तीसरा है आपका लखीमपुर खीरी। ठीक है, और कौन सा बॉर्डर है यहां पे बताइए? सिद्धार्थनगर श्रावस्ती। सिद्धार्थनगर, फिर कौन सा है? श्रावस्ती है। फिर कौन सा है? बहराइच है। बहराइच भी तो है, उससे बॉर्डर को टच करता है। ठीक है, बलरामपुर है। बलरामपुर है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 7 ये डायरेक्टली टच करते हैं नेपाल के बॉर्डर को।
एकदम डायरेक्ट टच करते हैं। बाकी तो दूर है ना उससे थोड़े थोड़े, बीच में कोई डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डर आ रहा है, लेकिन ये 7 जो है यहां पर देखने को मिलते हैं। तो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि ये 7 के 7 डिस्ट्रिक्ट्स इंटरनेशनल बॉर्डर को टच कर रहे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर को टच कर रहे हैं। आप समझिए, इंटरनेशनल बॉर्डर को जैसे ही ये टच करेंगे, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यानी यहां से एक इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट क्रिएट हो जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से नोट्स प्रॉपर मेंटेन करिएगा। ठीक है, अभी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से यही सारे नोट्स देना शुरू करेंगे और तभी बताएंगे कि एसटीएफ कैसे बना। अभी तो ओरल बता देंगे, लेकिन वैसे नोट्स आपको क्रिएट करने बनाने हैं ना, क्योंकि सारे लोग नोट्स थोड़ा बना लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। तो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट की बात हम कर रहे थे, तो यहां पे इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट और किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, जैसे इंडिया नेपाल कहते हैं, यहां पे क्या देखेंगे, आप बताएंगे यूपी और नेपाल। क्या बताएंगे, क्योंकि यूपी के रेस्पेक्ट में पूछेगा आपसे सवाल, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश एंड नेपाल। अब थ्रेट चैलेंजेस क्या है, सबसे पहला चैलेंज क्या है यहां पे, देखिए बॉर्डर कैसा है, जो ये बॉर्डर है इसका जो बॉर्डर है, ठीक है, ये खुला हुआ बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर है, बॉर्डर ओपन है, यानी इस पे क्या है, कोई फेंसिंग नहीं है, बैरिकेडिंग नहीं है प्रॉपर तरीके से, लोग कहीं से भी आ जा सकते हैं, मतलब जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है उसके अलावा भी लोग चले जाते हैं, चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी समस्या जो यहां से देखने को मिलती है, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात करूंगा यहां पे, सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिलती है वो कौन सी देखने को मिलती है, स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग, ट्रेसपैसिंग भी, स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग देखने को मिलेगी। स्मगलिंग में क्या देखने को मिलता है, किस चीज की स्मगलिंग होती है, ड्रग स्मगलिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग की जब हम बात करते हैं तो किसकी होगी, ड्रग्स की होगी, फर्टिलाइजर्स की होगी, किसकी होगी, ड्रग्स एंड फर्टिलाइजर्स। दूसरा, ड्रग और फर्टिलाइजर्स के अलावा आर्म्स, वेपन, जो वेपन्स हैं, आर्म्स की बात कर सकते हैं, आर्म्स की बात करते हैं। ठीक है, तो यानी आर्म्स यानी कि वेपन्स हम लोग यूज करते हैं, तो वेपन्स की बात करते हैं, वेपन्स वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से भी क्या होता है, वहां पे इनकी स्मगलिंग बहुत ज्यादा होती है। जब भी हम ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो ट्रैफिकिंग किसकी होगी, ट्रैफिकिंग किसकी होगी, एनिमल्स की, एनिमल्स और ह्यूमंस। ठीक, दोनों की ट्रैफिकिंग हो सकती है, दोनों की, और यहां पर दोनों की ट्रैफिकिंग देखने को आपको मिलती है। यानी ट्रैफिकिंग का जब भी हम बात करेंगे तो अगर हम कहेंगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, लेट्स से वी टॉक अबाउट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या कारण होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, जब भी हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, क्योंकि एक तो ऑर्गन्स के लिए होता है, बिल्कुल, फॉर द ह्यूमन ऑर्गन, ठीक है, ट्रेडिंग पहला, ये तो एक इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है इसमें कि ह्यूमन ऑर्गन्स की ट्रेडिंग यहां पर होती है। इट इज क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, सेकेंडली जो है, दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा क्या है, दूसरा वो सेक्स रैकेट। ठीक है, सेक्स रैकेट बोलते हैं इसको। ठीक है, किसका, विमेन एंड गर्ल्स, चाइल्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, बच्चे, लड़के और लड़कियां दोनों इन्वॉल्व होते हैं इसमें, दोनों लड़के और लड़कियां दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तीसरी प्रॉब्लम क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में,
एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या हो गया, ह्यूमन ऑर्गन्स के लिए ट्रेडिंग होती है, यानी ह्यूमन ऑर्गन्स के लिए लोगों को मार देते हैं, उठा ले जाते हैं, ठीक। दूसरा सेक्स रैकेट का भी है, विमेन एंड गर्ल सिक्योर चाइल्ड का भी है, ठीक है। माइथोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं, पता तुमको, तंत्र मंत्र के लिए 9 साल से छोटी लड़कियों को अक्सर लोग क्या करते हैं, क्या वो आपका नेपाल, बंगाल, पश्चिम बंगाल, इन सब जगहों पे, अरुणाचल प्रदेश, इन जगहों पे क्या करते हैं, उठा करके ले जाते हैं और उनका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, तंत्र साधना के लिए करते हैं। तो वो भी हमारे लिए क्या होता है, एक तरीके से बहुत बड़ी ट्रबल होती है या बहुत बड़ी प्रॉब्लम वहां पर आपको देखने को मिलती है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक किसी को, ठीक है। तो ये सेक्स रैकेट का होता। और एक और होगा, थर्ड क्या होगा, बाल श्रम, चाइल्ड लेबर के लिए लोगों को उठा ट्रैफिकिंग कर लेना। लोगों को काम की जरूरत होती, काम करने वालों की जरूरत होती है, क्या किया, यहां से चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो ये जो तरीका है, ये जो कारण है, बंगाल ये आपका नेपाल के बॉर्डर से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के जुड़े होने से एक बहुत बड़ी जो बात आपको देखने को मिलती है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रूप में देखने को मिलती है ये, और ये आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर वाला ओपन है तो आप ये बात याद रखिएगा कि ये नॉन रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगा यहां पे, फिर इसका मतलब नॉन रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, नॉन रिस्ट्रिक्टेड मतलब बिना किसी रोक टोक के लोग आ जा रहे हैं, चोरी छुपे, ट्रेसपासिंग जिसे बोलते हो आप, ठीक है। वो इस तरीके से लोग जो है यहां पर आते हैं। गवर्नमेंट प्रयास कर तो रही है 148 चौकियां स्थापित तो की नेपाल बॉर्डर पे एसएसबी के साथ मिलकर के। कोई बॉर्डर पूरी तरह सिक्योर नहीं है, पूरी तरह सिक्योर बॉर्डर तो नहीं है ना, इंडियन बॉर्डर पोरस है ना बहुत ज्यादा, हर जगह कहीं ना कहीं से कोई ना कोई घुस आता है, तभी तो घुस आते हैं लोग। पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान वाले बॉर्डर से भी तो लोग ट्रेसपास करके आ जा रहे हैं ना, आ जा रहे हैं ना। क्या होता है ना, बॉर्डर का कोई स्पेसिफिक ऐसा है नहीं कि हर जगह से पॉसिबिलिटी हो कि वॉच 24 घंटे रह पा रही हो, तो कहीं ना कहीं से जहां भी उनको लूप होल मिल जाता है वहां से घुसाएंगे। इधर वाले जो है ये वाले, क्योंकि ये तो हमारा फ्रेंडली कंट्री है नेपाल, तो यहां पे थोड़ी लीनियंसी ज्यादा होती है। तो जब लीनियंसी ज्यादा होती है तो क्या होता है, यहां से आना आसान हो जाता है, क्योंकि डे टू डे का आवागमन है इन बॉर्डर में। नेपाल के साथ में बॉर्डर में क्या है कि हमारा डे टू डे का आवागमन है, लोग आते जाते रहते, रेगुलर बेसिस पे आते जाते रहते हैं। तो लोग बहुत जान गए हैं कि कहां से हम जा सकते हैं, यहां चेकिंग हो रही होगी, यहां से नहीं आएंगे, उधर चले जाएंगे, उधर से इधर निकल आएंगे। रोज खरीदारी करने आना है, रोज खरीदारी करने जाना है। भाई हमारा नेपाल के साथ में तो अगर हम देखें तो हमारा रोटी और बेटी का संबंध है ना। नेपाल के साथ में तो रोटी भी हम खाते हैं और बेटियां भी देते हैं, शादियां भी होती हैं वहां पे उनकी। हमारे यहाँ की कई सारी राजकुमारियां वहां जाती हैं, वहां के शादियां होती हैं, वहां के लोगों की यहाँ शादियां हो जाती हैं। सीता जी खुद नेपाल की थी, तो है ही संबंध हमारा उनका। तो हमारा तो बहुत फ्रेंडली कंट्री है, लेकिन जो फ्रेंडली होता है वही कई बार नुकसान देता है। अभी वही आ रहा था, ये समझ में आ गया। अब आगे आ जाओ। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ये टेरर के लिए नेपाल को एज अ रूट यूज करता है। टेरर के लिए नेपाल को क्या करता है, एज अ रूट यूज करता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या करता है, नेपाल के माध्यम से, नेपाल रूट से टेरर फंडिंग करता है, टेरर फंडिंग करता है। यानी कि नेपाल की अगर हम बात करेंगे, नेपाल के रेस्पेक्ट की में अगर हम बात करेंगे, तो ये एक ऐसी जगह पड़ जाती है पाकिस्तान के लिए जहां से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जितना भी टेररिज्म है इजिली फंडिंग पा लेता है।
हवाला का नाम सुना है? मनी लॉन्ड्रिंग सुना है? हवाला सुना है? बस डिस्टेंस हुआ तो क्या हुआ, तुम कहीं भी रहते हो, तुम मेरे जानने वाले तो हो, मैंने कहा वहां पैसा पहुंचा देना, तुम पैसा पहुंचा दोगे, तुम्हारी इधर रिक्वायरमेंट होगी तो हम इधर पूरी कर देंगे। ठीक है, दिस इज हवाला। वही चीज है, लेकिन तभी भी कोई फर्क नहीं, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है, क्योंकि ये बॉर्डर ओपन है ना, ये जो बॉर्डर है नेपाल और यूपी का, वो बॉर्डर ओपन है। जैसे महाराजगंज में अगर हम बात करें तो महाराजगंज का जो सोनौली है वो मेन टेरर रूट है, ये बात नोट भी कर लीजिएगा। महाराजगंज का जो सोनौली है, सोनौली डिस्ट्रिक्ट, सोनौली डिस्ट्रिक्ट, आपने देखा होगा बस के ऊपर लिखा रहता है सोनौली दिल्ली, सोनौली दिल्ली लिखा रहता है। हाँ डिस्ट्रिक्ट, सॉरी सोनौली बॉर्डर, डिस्ट्रिक्ट तो महाराजगंज, सॉरी चलती से महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट। ये टेरर का मेन रूट है। महाराजगंज, ठीक है, इसके आगे लिखिएगा मेन टेरर रूट है ये क्या है? मेन टेरर रूट है। मेन टेरर रूट है, ठीक है, समझ में आ गई बात? मेन टेरर रूट हो गया। तो अब हमने कहा कि पाकिस्तान से टेरर, जितना भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक बार यूपी में क्वेश्चन भी आया था कि नेपाल से किस रूट के माध्यम से आतंकवादी घुसे थे यूपी में, गोरखपुर होते हुए आए थे। पीसीएस में क्वेश्चन आया था, वो सारी लोकेशंस लिखी थी उन्होंने, इसमें से कौन कौन सी लोकेशन है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए, हाँ इंडिया, जैसे मान लीजिए सोनाली में, यहाँ सोनौली से घुस गए, अब सोनौली से घुस गए तो यूपी में तो आ ही गए, अब सोनौली से पता लगा गोरखपुर चले गए, गोरखपुर से कहीं और चले गए, फिर लखनऊ आ गए, और लखनऊ में आके विस्फोट किया और वापस चले गए। ठीक है, या फिर क्या कर सकता है, यहां से फंडिंग कर दी और फंडिंग करके क्या किया, पैसा भिजवा दिया, लोग स्लीपर सेल की तरह यही काम कर रहे हैं, उन्होंने ही विस्फोट कर दिया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहां पर कर सकते हैं। ठीक, दूसरी बात क्या है, आप अक्सर देखते होंगे कि नेपाल के रास्ते लोग विदेश भाग जाते हैं, एक न्यूज सुनते होंगे। तो नेपाल जो है एक बहुत अच्छा एस्केप रूट भी है, ठीक है, बहुत अच्छा एस्केप रूट भी है, बहुत अच्छा एस्केप रूट भी है, ठीक है, फॉर ऑफेंडर्स एंड क्रिमिनल्स। हाँ बेटा, किसका? नेपाल का इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है, चाइना होगा उधर, हाँ ठीक है। तो निकल गए, बहुत लोग ऐसे चले गायब हो जाते हैं ना, जैसे अभी शेख हसीना का ही था कि वो नेपाल से निकल जाएंगी, नहीं कह रहे थे कि निकल जाएंगी। तो ऐसे क्या होता है, कई सारे जो स्पेशली जो टेररिस्ट होते हैं, वो टेररिस्ट क्या करते हैं, वो एक रूट पकड़ लेते हैं, नेपाल जाते हैं और नेपाल से फ्लाइट ले करके और अब्रॉड चले जाते हैं। तो अब इंडियन पुलिस के लिए नेपाल में पकड़ना तो पॉसिबल है नहीं, तो ये वहां पर इंडिया के लिए, यूपी के लिए चैलेंज हो गया है। तो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि
यूपी के बॉर्डर स्टेट से, यूपी के बॉर्डर्स पे क्या चैलेंजेस हैं या यूपी के बॉर्डर स्टेट्स की वजह से क्या चैलेंजेस आते हैं। तो आप उसमें सबसे पहले क्या बताइएगा, आंसर लिखेंगे, ये एक आंसर फ्रेम जब करेंगे तो सबसे पहले तो आप ये बताइएगा यूपी जो है उसका एक इंटरनेशनल बॉर्डर है नेपाल के साथ में, वो 597 किलोमीटर का है, प्लस वहां पर 8 स्टेट्स उसके बॉर्डर को टच करते हैं। सबसे ज्यादा स्टेट्स को टच करने वाला स्टेट्स के बॉर्डर को टच करने वाला स्टेट है, प्लस दिल्ली के भी बॉर्डर को ये टच करता है, ठीक। और हर बॉर्डर के साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। चूंकि 125 वर्ड आएंगे तो आपके पास बहुत ज्यादा लिखने को नहीं होगा। देन आप बताओगे कि चैलेंजेस विद द नेपाल। तो जब आप नेपाल के साथ चैलेंजेस बताओगे तो सबसे पहला चैलेंज आप बताइएगा कि नेपाल के साथ चैलेंज क्या है कि बॉर्डर जो है दैट इज ओपन, ठीक। तो बॉर्डर जो ओपन है इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे लोग इधर उधर विदाउट रिस्ट्रिक्शन मूव करते हैं, पहला। दूसरा आप बताइएगा कि पाकिस्तान के लिए टेरर फंडिंग का बहुत बढ़िया रूट का काम करता है नेपाल, यानी पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म जो है उसकी फाइनेंशियल फंडिंग नेपाल के माध्यम से पाकिस्तान करता है। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आप बताएंगे कि जो स्मगलिंग है, ड्रग्स स्मगलिंग और फर्टिलाइजर्स की स्मगलिंग, वो भी जो है इंडिया और पाकिस्तान के साथ में होती है, सॉरी यूपी और के बॉर्डर से नेपाल के बॉर्डर में होती है। फिर बताइएगा कि ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या एनिमल ट्रैफिकिंग, जिनको नहीं बेच सकते हैं, जिनका व्यापार नहीं कर सकते हैं, वो उनकी ट्रैफिकिंग जो होती है इसके बॉर्डर के माध्यम से होती है। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कॉज बता दीजिएगा, मतलब तो कौन कौन सी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, किस वजह से, जैसे कि ऑर्गन्स की वजह से, दूसरा चाइल्ड लेबर की वजह से, तीसरा सेक्स रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो बहुत बड़ा कारण बनता है अक्सर ट्रैफिकिंग का। तो इस तरीके से 3 तरीके की ट्रैफिकिंग आपको देखने को मिल जाएगी। सोनाली बॉर्डर जो है वो टेरर रूट की तरह काम करता है यहां पर, ठीक। और नेपाल जो है अपराधियों के लिए भागने का सबसे सुगम रास्ता होता है विदेश में। तो ये आप जो है यहां पर जब कारण बता देंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये कि हम बॉर्डर से क्या थ्रेट आया, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात देखिए, दूसरा अभी जैसे हमने वहां पे इन जनरल डिस्कस किया था, एक डिटेल बता देता हूं आपको, ठीक। दिल्ली एनसीआर की, अब दूसरा जो बॉर्डर आता है वो आता है दिल्ली एनसीआर। यहां से जो आपको थ्रेट देखने को मिलेगा वो सबसे ज्यादा थ्रेट जो है वो किसका है, आपका साइबर क्राइम का। दिल्ली एनसीआर से जो सबसे ज्यादा थ्रेट आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा साइबर क्राइम का। पहले तो आप थ्रेट ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, फिर गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है उस पर आएंगे। साइबर क्राइम का। दूसरा क्या होता है, गैंग्स का, गैंगस्टर्स का देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पे हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग रहते हैं और रिच लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, दे वांट टू शो देयर अथॉरिटी आल्सो। तो ये प्रॉब्लम यहां पर भी देखने को मिलती है। या फिर ये कह दीजिए कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जितने भी हैं वो यहां से बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, दिल्ली और एनसीआर से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है ये मैं बता ही चुका हूं, जिसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल हो जो ऑर्गेनाइज तरीके से प्लानिंग के तहत कोऑर्डिनेशन के माध्यम से किसी ऐसे काम को अंजाम देते हो जिसमें कि उनको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता हो। यानी जब भी कोई फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए प्लान्ड तरीके से कोई स्टेप्स उठाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बोलते हैं, ठीक है। यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की अगर हम कैटेगराइज कर दें तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर आप देखेंगे जितने भी साइबर सिक्योरिटी वाले क्राइम होंगे, ये सारे क्राइम आपके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कैटेगरी में आएंगे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी वाले। समझ में आ गया बेटा? अब दूसरा समझिए, किडनैपिंग। ठीक है, और तीसरा लिखेगा ऑर्गेनाइज्ड में ह्यूमन ट्रैप। ये आपका टॉपिक है पूरा एक, ठीक है, अभी पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ह्यूमन
ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब ऑर्गेनाइज्ड है। साइबर क्राइम में आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी ब्रीच देखने को मिलता है ना, बैंक से पैसा उड़ा देते हैं, देखते हैं ना, कई तरीके से होता है। ये सब टॉपिक हैं, ये सब हमको पढ़ने पड़ेंगे साइबर सिक्योरिटी में। आपको पता है आपके घर में जो कैमरा आप लगाते हो फॉर द सेफ्टी पर्पस, और फिर उसको आप अपने मोबाइल पे लेते हो, ठीक है, जहां भी रहेंगे वहां से देख लेंगे, हैकर्स कैन हैक दम दैट, उसको हैक कर सकते हैं। कैमरा, घर वाला कैमरा, आपके घर की सारी जो पिक्चर्स होंगी वो उनके पास चली जाएंगी, मतलब लोग नहा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, वो सब। अभी यूपी में एक जर्नलिस्ट था, है मतलब, उन्होंने अपने घर पे लगा रखा था, बॉम्बे में रह रहे थे वो, और उनके घर का कैमरा हैक हो गया, तो उनकी मदर, उनकी सिस्टर की सारी, भाई घर नहीं, उन्होंने सब जगह लगा रखा, उन्होंने ड्राइंग रूम में लगा रखा था, लिविंग एरिया में भी लगा रखा था। तो अब जैसे वॉशरूम वगैरह से निकले तो घर में तो नॉर्मली आप अपना दरवाजा बंद कर लिए तो क्या मतलब, आदमी ऐसा थोड़ी जानता है। अब भाई माँ बहन है, नहा धो के निकले, तो अब इतना ज्यादा कोई नहीं करता यार कि फटाफट निकले गए चेंज कर लिया, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप देखते हैं ये साइबर सिक्योरिटी क्राइम है। तो साइबर थ्रेट्स हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग तरीके के। आपका मोबाइल भी वो कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, लैपटॉप भी हैक कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बैंक्स वाले हमेशा प्रेफर करते हैं कि बैंक जो है वो प्रेफर करता है कि ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड यूज करिए। जो बैंक कीबोर्ड देता है ना अपनी साइट पे वर्चुअल, कहता है उसे यूज करिए, क्योंकि जो आप लैपटॉप पे करते हैं वो डिकोड हो जाता है, वर्चुअल वाला नहीं, जो स्क्रीन पे करते हैं, इसीलिए वो कहते हैं उसको करिए। तो वो सिक्योरिटी थ्रेट है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है। तभी तो यूपी ने डिसाइड किया है कि हम 75 डिस्ट्रिक्ट में क्या है वो साइबर सिक्योरिटी सेल क्रिएट करेंगे। जैसे 18 में भी वर्किंग है, 57 में और कर लेंगे। अभी इलेक्शन के बाद ही कह रहे थे कर लेंगे। तो मतलब ये प्रोसीजर किस लिए है, क्योंकि अब साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। खैर वापस आ जाते हैं। तो अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो हमने कहा साइबर क्राइम बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में उधर मैंने बताया हरियाणा नूह है, ठीक है, जो कि इसका सबसे बदनाम प्लेस है जहां से साइबर क्राइम होता है, ठीक। गैंगस्टर्स बहुत पाए जाएंगे आपको वहां पर, ठीक, बड़े बड़े माफियाज रहते हैं, ठीक। अब प्रॉब्लम क्या है ये भी समझिएगा, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में क्या है, आपको एक नेक्सस भी देखने को मिल जाएगा, किसका, पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स और ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। यहां पे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट ये भी होगा, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेसी और क्रिमिनल्स, ये एक ट्रायंगल क्रिएट हो जाता है। तो ये पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेसी मिलकर के भी क्या कर सकते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। इनको सपोर्ट कर सकते हैं, बस सपोर्ट करते बहुत है, बाकी तो वो सब खुद कर लेंगे, ठीक है। पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल अगर मिल गए तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स हो जाएगा। हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में खासकर देखने को मिलता, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ठीक है, अभी ब्रजेश सिंह वगैरह जो है, ठीक, या अभी जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं अधिकतर कईयों का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में आ गए। तो वो इंटरनल सिक्योरिटी में जब भी राइट्स वगैरह होते हैं, जैसे मुजफ्फरनगर की बात की हमने, कासगंज की बात की, तो राइट्स होते हैं, तो उनमें इनका सबका बहुत बड़ा रोल होता है। राइट्स को लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी, तो उसमें कह रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है राइट्स को बढ़ाने में और उनको उकसाने कई बार, ठीक है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आज के समय में यूपी के अंदर कौन सा जस्टिस चल रहा है, बुलडोजर जस्टिस चल रहा है। अब पता एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 पर्सन है, एक एक्स है और एक वाई है, एक्स वाले ने भी वही अपराध किया और वाई वाले ने भी वही अपराध किया, लेकिन एक्स वाले के ऊपर बुलडोजर जस्टिस इंप्लीमेंट नहीं किया गया, लेकिन वाई वाले के ऊपर क्या किया, बुलडोजर जस्टिस कर दिया गया, यानी उसका घर गिरा दिया गया, ठीक। तो इसकी कम्युनिटी के जितने लोग होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो रिवोल्ट की पोजीशन में आएंगे,
वो तो अभी हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी, यूपी गवर्नमेंट ने कैसे यूपी कोका लगा रखा है, यूपी गैंगस्टर एक्ट लगा रखा है ताकि लोग इस तरीके की एक्टिविटीज ना कर सकें, या सिक्योरिटी फोर्सेस उन्होंने डेवलप की हैं, ठीक। लेकिन नाराजगी तो होगी, अनरेस्ट तो होगा, और अनरेस्ट होगा तो क्या होगा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, ठीक बात है। तो अब ये बात हमको समझ में आ गई कि हमने कहा दिल्ली और एनसीआर से हमको देखने को मिला, ठीक। फिर मैंने वो जो आपको बताया है वो याद रखिएगा, मुजफ्फरनगर कासगंज वाला केस जो है हमने देखा। फिर हम बात करेंगे बिहार और झारखंड के केस की, ये भी बॉर्डर है, तो बिहार और झारखंड इसको समझ लीजिए, या फिर एमपी या फिर छत्तीसगढ़, ठीक है। ये जो इलाके हैं यहां से जो हमने समस्या देखी वो कौन सी देखी, नक्सलिज्म की, ये समस्या देखी, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब सवाल ये उठा कि नक्सलिज्म हम देख रहे हैं यहां से, हेवन फॉर द क्रिमिनल्स, भाग के छुप जाते हैं, और इलीगल माइग्रेशन, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो बॉर्डर उधर से होते हुए आ जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स आप यहां से देखेंगे। तो अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, नक्सलिज्म लिखेंगे, पहली प्रॉब्लम लिखेंगे। दूसरा इलीगल माइग्रेशन, हालांकि वो स्टेट के साथ लिखेगा इलीगल, बिहार के साथ में माइग्रेशन, ठीक है। बिहार और झारखंड जो है वो हेवन है फॉर क्रिमिनल्स, यहां जाकर के छुप जाते हैं फॉर क्रिमिनल्स, यहां जाकर के छुपेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमें देंगे। अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे, यानी दीज आर द चैलेंजेस, यही मैंने बताया आपको चैलेंजेस है। जैसे हिमाचल, हरियाणा है, हरियाणा से एक चैलेंज आपको और देखने को मिलता है, क्या, ड्रग सप्लाई होती है पंजाब के से हरियाणा होते हुए यूपी के अंदर, दैट इज ऑल्सो चैलेंज। तो वो बेसिकली हरियाणा से होकर के ही पास होकर के आएगा, तो वो चैलेंज हो गया। ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग की बात करते हैं, जैसे ड्रग स्मगलिंग, सॉरी। तो अब यहां पर इसके लिए गवर्नमेंट के सामने, यूपी गवर्नमेंट के सामने क्या है, चैलेंजेस हैं। तो नाउ यूपी गवर्नमेंट इन चैलेंजेस को कैसे सॉर्ट आउट करेगी, क्या करेगी, क्या करे, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा, जो चैलेंजेस देखे उसमें हमने जैसे चैलेंजेस देखा, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, तो किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या फिर कम्युनल वायलेंस, ठीक है, या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज, नेपाल के माध्यम से मैंने बताया था टेररिस्ट एक्टिविटीज। तो इसके लिए फिर क्या किया गया, एक यूपी के अंदर एसटीएफ क्रिएट कर दिया गया, ठीक है। दूसरा एटीएस क्रिएट कर दिया गया। एसटीएफ क्या है, स्पेशल टास्क फोर्स, मतलब स्पेशली इनको यह टास्क दिया जाता है कि आप अपनी इंटेलिजेंसिया की मदद से आइडेंटिफाई करिए कहां पर लोग इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। कहते नहीं एसटीएफ आई और उठा ले गई, तो एसटीएफ को स्पेशल पावर्स भी दी गई, पैन यूपी उनको वो राइट्स दिए गए, अधिकार दिए गए, और इस तरीके से एसटीएफ क्या करता है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस देखेगा, एक्सटॉर्शन का केस भी देख लेगा, ठीक है, टेरर एक्टिविटीज के केस भी देखेगा। तो ये सारे केस जो है एसटीएफ यहां पर देखता है। ये एंटी टेरर स्क्वाड बनाया गया, एंटी टेरर स्क्वाड का मतलब क्या हो गया कि जो टेरर एक्टिविटीज हैं उनको सॉल्व करने के लिए, निकालने के लिए, उनका कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए, चैलेंजेस के लिए स्ट्रेटेजाइज करेगा और उसके लिए काम करेगा, ठीक है। ये अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको अभी समझ लीजिएगा बस इतना, ठीक है। ऐसे ही यूपी में उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया, उन्होंने कहा भैया देखो यूपी कोका उन्होंने क्रिएट किया, कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक रेगुलेशन रूल बनाया, कहा कि हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगर कोई करेगा तो उसको इस तरीके से पनिश करेंगे, इतने साल की सजा दे देंगे, इतने दिन तक वो जेल में रहेगा, उसको जमानत नहीं मिलेगी, स्पेशल प्रोविजंस उसके अंदर डाल दिए गए, ठीक। गैंगस्टर एक्ट आप देखते हैं मुख्तार अंसारी के ऊपर लगा दिया गया पीछे, ठीक है, कई सारे अपराधियों के ऊपर लगा दिया गया। यूपी में क्या, यूपी में जब हम एसटीएफ की बात करते हैं, एसटीएफ क्यों क्रिएट किया गया था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स क्यों बनाया गया था। 4 मई 1998 को इसको क्रिएट किया गया, इसका गठन किया गया, इसको बनाया गया। तो क्यों बनाया गया, बिकॉज यूपी के अंदर क्या हो गया था, यूपी के अंदर डर
का माहौल था पूरी तरीके से। कम्युनल्स वो क्या बोलते हैं, क्रिमिनल्स जो थे वो पूरी तरीके से हावी थे। ठीक, उस 1990 से लेकर के 1998 के बीच की बात कर रहा हूं। 1990 में एक क्रिमिनल था जिसने यूपी के अंदर एक बड़ी दहशत क्रिएट कर दी। उसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला का टेरर इतना था कि उसके रास्ते में पुलिस भी नहीं आती थी। उसने ही पहली बार लखनऊ के अंदर AK-47 से किसी घटना को अंजाम दिया था। ठीक है, तो श्री प्रकाश शुक्ला को गन डाउन करने के लिए, उस डॉन को मारने के लिए इस STF का गठन यूपी में किया गया था। स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया 4 मई 1998 को। यानी कि क्रिमिनल्स को कंट्रोल करने के लिए यूपी के अंदर, अब तो बाबा जी हैं ना अपने, योगी जी, तो जब से योगी जी आ गए हैं तब से मामला बहुत ही सिंपल सीधा हो गया है। अब सिर्फ एक तरफा पुलिस ही पुलिस सब करती है, चाहे वो विकास दुबे की गाड़ी पलट रही हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, और चाहे कोई और हो। तो अब तो बाबा जी का बुलडोजर चलता है, पहले घर गिरता है फिर इंसान गिर जाता है। ठीक है, पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले क्या था कि इंडिया के अंदर बड़ा, यूपी के अंदर एक बड़ा जबरदस्त ट्रायंगल था। ये जो ट्रायंगल बना ना, नेक्सस बहुत तगड़ा था। ये जो नेक्सस मैं आपको दिखा रहा था, ये अभी आंसर में राइटिंग करवाएंगे तो बता देंगे, पॉलिटिशियन का, ब्यूरोक्रेट्स का और क्रिमिनल्स का। ठीक है, तो जब ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियन से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगी तो भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को हमेशा कैसा रहना चाहिए, न्यूट्रल और एनोनिमस। ठीक, अब तो ना ही ब्यूरोक्रेट न्यूट्रल रहते हैं और ना ही एनोनिमस रहते हैं, क्योंकि सभी रील बना रहे हैं, सभी ब्यूरोक्रेट्स रील बना रहे हैं। ठीक है, दिखाते कि हम ये काम कर रहे हैं। तो और दूसरा, क्रिमिनल एंड ब्यूरोक्रेट्स, इनका भी नेक्सस हो गया। टेंडर वेंडर पास कराने हैं, इनके पास चले गए, धमकाया, दोस्ती कर ली, पास करा लिया। जब तक इनको पैसा पहुंचाते रहेंगे तब तक काम होता रहेगा। करप्शन, दिस इज द कॉज, करप्शन। तो इनके बीच में नेक्सस है तो भी करप्शन है, इनके बीच में नेक्सस है तो भी करप्शन एंड टेरर है, और इनके बीच में नेक्सस है तो भी करप्शन है। और जब तक करप्शन रहेगा तब तक जस्टिस नहीं हो पाएगा, और जस्टिस नहीं हो पाएगा और डेवलपमेंट प्रोसेस कभी तेज नहीं होगा, और डेवलपमेंट प्रोसेस जब तक तेज नहीं होगा तब तक क्या होगा, इस तरीके के अनरेस्ट लगातार होते रहेंगे। तो यूपी के अंदर ATS का गठन होना, ठीक, या फिर STF का गठन होना, या फिर जैसे अभी क्या कहते हैं UP SSF का गठन होना, उनको ये पाया गया कि STF के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने क्या कर दिया, UP SSF का गठन कर दिया, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस का गठन कर दिया। तो स्पेशल सिक्योरिटी 2020 इनका गठन कर दिया। ठीक, नक्सलिज्म को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए समाधान योजना लेकर के आए। ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम, यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर आते हैं, वो कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, यूपी के अंदर सरकार ने कई सारे कार्यक्रम यहां पर किए, जैसे बॉर्डर की सिक्योरिटी भी की। ठीक है, बॉर्डर की सिक्योरिटी भी की। बॉर्डर सिक्योरिटी में उन्होंने क्या किया, जो 148 चौकियां स्थापित कर दी बॉर्डर सिक्योरिटी में। तो अब बॉर्डर सिक्योरिटी में 148 चौकियां रख दी, विजिलेंस लगा दिया, CCTV कैमरास लगा दिए, राडार से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। तो यानी कई तरीके से बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए उन्होंने प्रयास वहां पर कर लिए। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। जब भी किसी का मूवमेंट हो बॉर्डर से तो कैसे होगा, कुछ रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट्स होंगे, वहीं से होगा, इसके अलावा नहीं होगा। जहां चेक पॉइंट्स बनाए जाएंगे वहीं से वहां पर किया जाएगा। हाँ, होती है। नेपाल वाले केस में एक बात और याद रखना, मैंने बताई नहीं, मैं भूल गया वो बताना तुमको। नेपाल के केस में जो जाली नोट होता है, इसका भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम, जाली नोट यानी काउंटरफीट करेंसी, काउंटरफीट करेंसी क्या चीज, डिमोनेटाइजेशन किया, लेकिन नई करेंसी आएगी उसमें भी हो जाएगा। अभी देखिए करेंसी में अपनी जो नोट है उसमें 18 उसके पहचान के पॉइंट्स हैं, 18 पॉइंट हैं टोटल, कि जिससे हम पहचानते हैं कि ये असली है कि नकली है। ठीक है, जैसे उसमें लिखा हुआ है, वो उभरा हुआ लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो 18 पॉइंट टोटल हम वहां पे देखते हैं, जो वहां पे आपको दिखेंगे।
क्लियर है बात, समझ में आ गई? तो इस चीज को, जो ये हमने कहा कि जाली नोट वाली प्रॉब्लम, ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो काउंटरफिट करेंसी है उसको, जो डीमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, जिसको आप बोलते डीमोनेटाइजेशन, इसका एक कारण ये भी था कि ये जो जितने जाली नोट वगैरह चल रहे हैं इनको भी क्या कर दें हम, कैंसल आउट कर दें। हाँ, इनको भी हम यहां पर कर लें। हालांकि जितना था कह रहे थे लगभग ऑलमोस्ट सब वापस आ गया, ज्यादा कुछ नहीं रहा, तो कुछ बहुत बेनिफिट देखने को नहीं मिला वहां। हाँ ठीक है, क्लियर है बात? तो इतनी बात समझ में आ गई, तो ये याद रखिएगा। बिहार झारखंड, ठीक है। ये तो कल के क्लास में हम लोग पहले एक क्वेश्चन करेंगे, यूपी के बॉर्डर पे रिलेटेड जो आज बातें बताई इसको फ्रेमिंग करेंगे, आंसर फ्रेम करेंगे किसका, और हम करेंगे, डिस्कस करेंगे दो तीन बातें इंपॉर्टेंट बहुत। क्या? एक तो एसटीएफ का गठन कैसे हुआ, ठीक, एसटीएफ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वर्किंग क्या है, और एसटीएफ के सामने चैलेंजेस क्या हैं, पहला। दूसरा, एटीएस का गठन किया गया, एटीएस में कितनी टीम्स काम कर रही हैं, टेरर को कैसे हैंडल करता है, इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं, इसको चैलेंजेस क्या हैं वो देखेंगे। यूपीएसएसएफ का गठन करने के पीछे कारण क्या रहा, आखिर कहां एसटीएफ फेल हो रहा था जो हमें यूपीएसएसएफ को गठन करने की जरूरत पड़ी, ठीक, ये देखेंगे। तीसरा देखेंगे गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत, चौथा क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनसे कि क्राइम को रोका जा सकता है, और यूपी कोका को देखेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को यूपी के अंदर कैसे रोका जाता है। इतने पॉइंट कल करेंगे, 2 घंटा निकल जाएगा इसमें, ठीक है, समझ में आ गया? तो आज का ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी तरीके से? ठीक है, चलिए। क्या टाइम हो रहा है? ठीक है भाई, धीरज मिश्रा, धीरज मिश्रा, धीरज। यूपी में एक चीज है ना, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं,